नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों ये फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इस छोटे से वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है अगर आपका एग्ज़ाम सोमवार को है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो शुरू करते हैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों अब हम देखते हैं फर्स्ट पेपर का पार्ट 2। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल को बहुत ही संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन आप लोगों की संख्या कम है, मतलब बहुत ही कम संख्या में लोगों ने देखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए। बाकी अगर आपको लगता है एक वीडियो और आना चाहिए इसके बाद, तो मैं उसके बाद एक और वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपका समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला ही है प्राच्य एवं पश्चात विवाद क्या था। देखिए ये क्या था, सन 1813 में एक आज्ञा पत्र में 43वीं धारा में ये कहा गया था कि 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा पर व्यय करने हैं ब्रिटिश सरकार को। अब ब्रिटिश सरकार उस समय शासन कर रही थी इंडिया में 1813 में। अब लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा था, जो कंपनी थी उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये प्राच्य शिक्षा पर करे या पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा मतलब हिंदी की शिक्षा पर या अंग्रेजी की शिक्षा पर, ठीक है। तो यही जो समझ में नहीं आ रहा था, हिंदी पे करे या पाश्चात्य शिक्षा पे यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पे करे, यही विवाद था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। तो इसको समाप्त कौन करेगा, मैकाले आकर इसको समाप्त करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई। देख 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ईसाई मशीनरियाँ आई थी और उन्होंने ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर 1613 में अंग्रेजी मशीनरियों का प्रवेश हो गया था। तो अगर सबसे पहले शुरुआत की जाए आधुनिक शिक्षा की तो 1510 में जब पुर्तगाली आए थे। देखिए आ तो गए थे 1498 में, लेकिन 1510 में पुर्तगाली ईसाई मशीनरियाँ आना शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं मैकाले की, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इन्होंने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर भारत आया। इनकी रिपोर्ट आई थी 1835 में, लेकिन ये आ गए थे 1834 में ही गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको निस्पंदन का सिद्धांत या छनाई सिद्धांत कहते हैं। ये निस्पंदन सिद्धांत होता क्या है, मैकाले ने कहा था कि जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए और वहीं से छन छन कर वो नीचे वर्ग तक भी पहुंच जाएगी। मतलब इनका कहना था केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वो उनके माध्यम से छोटे लोगों तक भी वो बात पहुंच जाए। तो इसी को निस्पंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत कहा गया था। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा निस्पंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो मैकाले ही हैं। फिर है बंगाल की लोक शिक्षा समिति के सभापति बनाए गए थे मैकाले को ही। अच्छा, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको ये है कि वहाँ पर आपको पैड के लिए जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है वो भी मिलते रहते हैं और जो बीएड के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मिलते रहते हैं, जिनके वीडियो यहाँ पर नहीं बन पाते हैं। अंग्रेजी जो थी भाषा उसको नवीन ज्ञान की कुंजी बताया था मैकाले ने। और इन्होंने जो भारतीय भाषाओं का इनका विरोध किया था कि भारतीय भाषाओं पर 1 लाख रुपये खर्च नहीं करना चाहिए। परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। इनका कहना था मैकाले का कि अगर परीक्षा किसी विद्यार्थी की देनी है, मान लीजिए आपने हाई स्कूल परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें आपकी 75% प्रेजेंटी उपस्थित होनी अनिवार्य होनी चाहिए। इन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र बेंटिंग को दिया था। ये डेट याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर एडम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। एडम रिपोर्ट ने 3 रिपोर्टें दी थी। प्रथम रिपोर्ट दी थी 1835 में, दूसरी दी थी 1836 में, तृतीय दी थी 1838 में। आपको केवल इतना ही याद रखना है। और इन्होंने निस्पंदन सिद्धांत का विरोध किया था। कृषि शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैकाले ने कृषि शिक्षा का विरोध किया था और इन्होंने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की थी। लेकिन एडम रिपोर्ट को अधूरी योजना भी कहा जाता है, ठीक। ये वो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ
क्योंकि स्मार्ट स्टडी का मतलब भी वही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूम चले। बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात मालूम चल जाए, वही मेरा प्रयास रहता है। अब बात कर लेते हैं वुड का घोषणा पत्र। ये 1854 में था। ये भारत का पहला सरकारी दस्तावेज था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा भारत का पहला सरकारी दस्तावेज, तो वुड का घोषणा पत्र। आधुनिक शिक्षा की नींव यहीं रखी गई। देखिए वो शुरुआत थी जब पुर्तगाली आए थे 1510 में, पुर्तगाली मसीहियाँ, ये लेकिन यहाँ पर नींव रख दी गई है आधुनिक शिक्षा की। भारतीय शिक्षा का शिलालेख है वुड का घोषणा पत्र। ये किसने कहा था? ये बसु ने कहा था। 18 जुलाई 1854 को ये घोषणा पत्र आया था। ये जो डेट है ना, ये याद रखना आपको जरूर है, और अगर डेट भूल भी जाए तो सन तो बहुत ही ज़रूरी है, आप याद ही रखना है आपको। फिर ये जो घोषणा पत्र आया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा की जो अभी तक प्रगति हुई है उसकी जांच करना। इसमें 100 अनुच्छेद तैयार किए गए थे इस घोषणा पत्र में। और इन्होंने कहा था शिक्षा का जो संपूर्ण भार है वो कंपनी को देना चाहिए, मतलब कंपनी को शिक्षा का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लेना चाहिए। एक चीज़ और इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था निःशुल्क शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ा था इनके जो घोषणा पत्र का था? तो ये 1857 ईस्वी में कलकत्ता व मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। आपको इतना याद रखना है, 1857 में कलकत्ता व मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, और वुड के घोषणा पत्र के प्रभाव के कारण। 1856 में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई थी। देखिए 1854 में इनका घोषणा पत्र आया था, ठीक है, और उसके बाद 1856 में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई, और 1857 में कलकत्ता व मुंबई विश्वविद्यालय में की स्थापना हो गई। अब देख लेते हैं हंटर आयोग। ये इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। ये 1882 में आया था। इसका गठन किया गया था 3 फरवरी 1882 को, और वायसराय थे उस समय लॉर्ड रिपन। इसमें 20 सदस्य थे इस आयोग में। इनका कहना ये था माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण रूप से भारतीयों को सौंप दें, मतलब इसमें कंपनी का दखल ना हो, माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरीके से भारतीयों को सौंप दें, और जो माध्यमिक शिक्षा होगी उसका माध्यम अंग्रेजी हो। इन्होंने प्राथमिक देसी पाठशालाओं को प्रोत्साहन दिया, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी उसमें हमारे लोकल में, यानी कि जो देसी पाठशाला जिस तरह से चलती हैं हिंदी माध्यम की, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और जो मशीनरियाँ हैं जो अंग्रेजी, वो कभी भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का एकाधिकार न दिया जाए। ये इस आयोग की मेन बातें थी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, और आप देखेंगे केवल 7 मिनट में हमने 3 से 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब मेरे हिसाब से अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा है तब तो सही है, और मैं पहले ही लिख दिया है, ये उनके लिए है जिनकी तैयारी कम है अच्छी, और जल्दी से जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये रिवीजन के लिए है। ये कोई डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया है, और केवल रिवीजन के उद्देश्य से ही इस वीडियो को बनाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसका ये वीडियो और आए अगले पार्ट का, तो मैं वो भी डाल दूंगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लें, और वहाँ अन्य नोट्स भी आते रहते हैं जिनके वीडियो नहीं बनते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।